है गाइस, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे द स्टडी ऑफ पोएट्री बाय मैथ्यू आर्नल्ड। सोक्रेटिस, जिसे उर्दू में सुकरात कहा जाता है, दानिशमंदों की दुनिया का पहला शहीद है। वो एक यूनानी फलसफी थे। अफलातून, जिसे इंग्लिश में प्लेटो कहा जाता है, उनका होनहार तालिब इल्म था। अफलातून दो दुनियाओं का तस्वुर पेश करता है। एक वो दुनिया जो फिजिकल वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड है, जिसमें हम रहते हैं, और दूसरी आइडियल वर्ल्ड, जिसे ख्याली दुनिया का नाम दिया जाता है। हकीकी दुनिया जिसे हम समझते हैं, यानी जो फिजिकल वर्ल्ड है, ये इम्परफेक्ट है, जबकि आइडियल वर्ल्ड जो है, दैट इज़ द परफेक्ट वर्ल्ड। अफलातून समझते थे कि मादी दुनिया यानी मटेरियल वर्ल्ड जो है, दिस इज़ द कॉपी ऑफ द आइडियल वर्ल्ड, ये आइडियल वर्ल्ड का अक्स है। अपनी माया नाज तसनीफ द रिपब्लिक में वो शायरों को नसीहत करते हैं कि वो उनकी जो आइडियल स्टेट है, आइडियल शहर है, उससे दूर रहें। वो समझते थे कि मादी दुनिया पहले ही हकीकी दुनिया की नकल है। शायरी इंसान को हकीकत से 2 गुना दूर ले जाती है, क्योंकि आइडियल वर्ल्ड जो है, दैट एग्जिस्ट समवेयर एल्स, द पोएट्स लिव इन दिस वर्ल्ड, so whatever they experience, whatever they feel, they put it into poetry. तो इस तरह से शायरी इंसान को हकीकत से यानी आइडियल वर्ल्ड से 2 गुना दूर ले जाती है। इसके दिफा में अफलातून के शागिर्द एरिस्टोटल, जिसे हम अरस्तु कहते हैं, उन्होंने द पोएटिक्स तख्लीक की। द पोएटिक्स क्या है? ये बेतरतीब लेक्चर्स का मजमुआ है। उसमें एरिस्टोटल ने दावा किया कि शायरी तख्लीकी हैसियत की हामिल है और इंसान को हकीकत से दूर नहीं बल्कि करीब लेकर आती है। द स्टडी ऑफ पोएट्री मैथ्यू आर्नल्ड का एक तनकीदी मजमून है। इसमें मुसन्नफ ने शायरी के साथ साथ तनकीद के फ़न को भी तनकीद का निशाना बनाया है। मैथ्यू आर्नल्ड के ख्याल में शायरी का सितारा बुलंद है, यानी इसका फ्यूचर जो है वो ब्राइट है। शायरी एक फ़न है, ये एक ऐसा फ़न है जिसमें नज़रिया ही हकीकत होता है। मैथ्यू आर्नल्ड शायरी को आईना से तशबीह देते हैं। शायरी की कद्र मंजिलत बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि ये हमें ज़िंदगी का आईना दिखा रही हो। वो फरमाते हैं कि साइंस शायरी के बगैर नामुकम्मल है और मज़हब और फ़लसफ़ा शायरी की राह हमवार करते हैं। कॉन्ट्ररी टू प्लेटो एंड इन फेवर ऑफ एरिस्टोटल, अफलातून से इख्तलाफ और अरस्तु से इत्तफाक करते हुए मैथ्यू आर्नल्ड शायरी को ज़िंदगी का आईना करार देते हैं। वक्त के साथ साथ इंसान शायरी में फ़रहत और राहत महसूस करेगा। शायरी इल्म की तख्लीक और इंसानी तरक्की में नुमायां किरदार अदा करती है। मैथ्यू आर्नल्ड समझते थे कि शायरी एक आर्ट है। शायरी इंसानी बका यानी ह्यूमन एग्जिस्टेंस और रोज़मर्रा ज़िंदगी में जद्दोजहद की अक्कासी करती है और इन्हीं पर तबसरा करती है। द स्टडी ऑफ पोएट्री एंड मैन्स टेंडेंसी टू एस्टिमेट, जब कोई शख्स शायरी का मुताला करता है तो अंदाज़ा लगाता है कि क्या ये अच्छी है या नहीं। शायरी के अच्छा या बुरा होने का अंदाज़ा 3 तरीक़ों से लगाया जाता है। तो पहला तरीका है रियल एस्टिमेट, जिसे हम हकीकी जायज़े का नाम देते हैं। दूसरा है हिस्टोरिकल एस्टिमेट, जिसे हम तारीख़ी जायज़े का नाम देते हैं। और तीसरा है पर्सनल एस्टिमेट, जिसे हम शख्सी जायज़े का नाम देते हैं। रियल एस्टिमेट, हकीकी जायज़ा जो है, ये दरअसल कारी की यानी जो शायरी को पढ़ता है उसकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है। इससे मुराद शायरी का गैर जानबदारी के साथ तज्ज़िया करना है। इसके तहत तारीख़ी तनाज़र, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, नए ख्यालात और शायर की काबिलियत में तवाज़न बरकरार रखा जाता है। मैथ्यू आर्नल्ड रियल एस्टिमेट को हिस्टोरिकल एस्टिमेट और पर्सनल एस्टिमेट से ज़्यादा अहम ख्याल करते हैं। दूसरे नंबर पर है हिस्टोरिकल एस्टिमेट। हिस्टोरिकल एस्टिमेट में तारीख़ी तनाज़र यानी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को शायरी की निस्बत ज़्यादा अहम ख्याल किया जाता है। और तीसरा है पर्सनल एस्टिमेट, ये कारी की सब्जेक्टिव अप्रोच होती है।
इस किस्म का जायज़ा इनफरादी तौर पर कारी की तरजीहात यानी जिस चीज़ को वो प्रायोरिटी देता है और ज़ौक़ पर इन्हिसार करता है यानी जो उसकी लाइकिंग होती है। कंपैरिजन बिटवीन द हिस्टोरिकल, द पर्सनल एंड द रियल एस्टिमेट। तारीखी और शख्सी जायज़ा हकीकी जायज़े की निस्बत काबिल इतबार नहीं है, लेकिन ज़्यादातर नक़ाद जो हैं इन्हीं तरीक़ों से शायरी का जायज़ा लेते हैं। मैथ्यू ऑर्नल इसे इंसानी पसंद का फितरी नतीजा करार देते हैं कि जिस चीज़ को इंसान पसंद करता है, इंसान की फितरत है, वो उसके बारे में पॉजिटिव होता है और उसकी कमज़ोरियों को भूल जाता है। अक्सर औक़ात शायरी का तारीख़ी साक़ सबाक़ यानी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कारी की सोच पर हावी होता है और कारी को मजबूरन शायरी की खामियों को नज़रअंदाज करना पड़ता है। इस तरह से तारीख़ी जायज़ा यानी हिस्टोरिकल एस्टीमेट जो है शायरी की खामियां छुपा देता है और शायरी को अफलाक की बुलंदियों तक पहुंचा देता है। हिस्टोरिकल एस्टीमेट क्लासिक्स की तख्लीक के लिए राह हमवार करता है और शायर को खुदा की मानद पेश करता है। मैथ्यू ऑर्नल के मुताबिक अगर कोई शायर वाकई क्लासिकी है तो उसकी शायरी कारी को हकीकी खुशी फराहम करती है। क्लासिकी शायरी कारी को ऐसी तहरीक अता करती है कि वो क्लासिकी शायरी को मयार बनाकर उसका दूसरी शायरी के साथ मुआजना करता है और फिर देखता है कि नतीजा क्या होता है। आर्नल के बकौल इस किस्म का जायज़ा रियल एस्टीमेट कहलाता है या हकीकी जायज़ा कहलाता है। मैथ्यू ऑर्नल गुजारिश करता है कि कारी अपनी आंखों को खोल कर कदीम शायरी का मुताला करे ताकि कदीम शायरी के ऐब उससे छुपे ना रहें। ऐसा करने से कारी पर शायरी की असल कदर कीमत जो है वो वाज़ेह होती है। जिस चीज़ का इंसान मुताला करता है या उसके पास जो इल्म होता है वो उसके पास वापस लौटता रहता है। यह मैथ्यू ऑर्नल इमिटेशन जिसका तस्वर एरिस्टोटल ने दिया था उसके बारे में बात करते हैं। इसलिए अगर कोई शायर कदीम शुरा के आला मयार पर पूरा उतरना चाहता है तो उसे शाउरी या लाशौरी तौर पर उनकी तकलीद करनी चाहिए, उनको इमिटेट करना चाहिए। ऐसे नकाद जिनमें हकीकी जायज़े जो कि गैर जानिबदार होता है उसकी निस्बत तारीखी और शख्सी जायज़े का रुझान पाया जाता है। कदीम अदीबों की तकलीद का अमल उनकी दुरुस्त रहनुमाई कर सकता है। तारीखी जायज़ा कदीम शुरा और शख्सी जायज़ा यानी पर्सनल एस्टीमेट जो है दौरे जदीद के शुरा के मुताले पर गहरे असरात मुरतब करता है। इंस्पिरेशन एंड इमिटेशन। मैथ्यू ऑर्नल के मुताबिक शायर अक्सर औक़ात कदीम शायरी से इस कदर मुतासर होते हैं कि उनकी अपनी शायरी में कदीम शुरा के ख्यालात का रुझान पाया जाता है। इस तरह का रुझान अक्सर उन शुरा के यहाँ पाया जाता है जो अपने पसंदीदा कदीम शुरा से अलग नहीं हो सकते हैं। इसी बिना पर उनमें गलत नताइज का रुझान पाया जाता है। कदीम शुरा के मुकाबले में तारीखी जायज़ा और असर हाज़र के शुरा में यानी जो कंटेम्प्रेरी पोइट्स हैं उनमें शख्सी जायज़ा शायरी की असल हकीकत का पता चलाने में दुश्वारियां पैदा करते हैं। टचस्टोन मेथड फॉर इवेलुएटिंग पोइट्री। कदीम अदब के लिए इंग्लिश में क्लासिक्स की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। लातीनी ज़ुबान में क्लासिक्स का लफ्ज़ी मतलब है अशराफिया। दूसरी सदी की अदबी तनकीद में क्लासिक्स से मुराद था आला पाए के अदीब। लॉन्जिनुस यूनानी अदब का सबसे बड़ा नकाद है। उन्होंने कदीम यूनानी और कदीम रोमी अदब में हकीकी अज़मत का तस्वुर पेश किया। हकीकी अज़मत यानी जो ट्रू सब्लिमिटी है। लॉन्जिनस के मुताबिक लॉन्जिनस की तरह मैथ्यू ऑर्नल समझते हैं कि वक्त ने कदीम अदीबों की हकीकी अज़मत को साबित किया है, इसलिए कदीम अदीब यानी क्लासिक्स शायरी को जांचने का बेहतरीन मयार फ्राहम करते हैं। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि जिस शायरी का तनकीदी जायज़ा लिया जाए वो अपने कंटेंट और क्वालिटी के एतबार से क्लासिक्स की नकल हो। मैथ्यू ऑर्नल होमर, मिल्टन, शेक्सपियर और दांते को
शायरी का तनकीदी जायज़ा लेने का मयार ख्याल करते हैं। उनकी शायरी का मवाद और उसलूब बयान शायरी पढ़ने के तजर्बे को मौसर बनाता है। अरस्तू की तरह मैथ्यू ऑर्नल समझते हैं कि आला पाए की नज़मों में सच्चाई का अंसर पाया जाता है और बेहतरीन असलूब बयान की हामिल है। अदबी नकाद जब शायरी का तनकीदी जायज़ा लेते हैं तो ज़रूरी है कि इस तरीके को इंसाफ और सख्ती से इस्तेमाल किया जाए। अगर कोई कारी किसी क्लासिक का तनकीदी जायज़ा लेते वक्त उसकी अहमियत जानने में नाकाम होता है तो वो उसकी अपनी कमज़ोरी होती है, ना कि शायरी की। एनालिसिस ऑफ द इंग्लिश क्लासिक्स। मैथ्यू ऑर्नल्ड इंग्लिश शायरों पर, फ्रांसीसी शायरों और ख़ास तौर पर शमाली फ्रांस के शायरों के गहरे असरात का जिक्र करते हैं। 12वीं और 13वीं सदी की यूरोप में शमाली फ्रांस की शायरी यूरोप पर गालिब थी। एंग्लो नॉर्मन्स इसे इंग्लैंड लाए थे और इंग्लिश शायरी पर उसका ज़बरदस्त असर पड़ा। उस वक्त फ्रांस की रोमानवी नज़में, रोमांटिक पोएम्स बड़ी मकबूल थीं। मैथ्यू ऑर्नल के मुताबिक उनमें कोई ख़ास खसूसियत नहीं थी। उनकी नज़मों में, यानी जो शुमाली फ्रांस की रोमांटिक पोएम्स हैं, उनमें आला सच्चाई, हाई ट्रूथ, संजीदगी और क्लासिकी असलूब बयान का फुकदान था, बल्कि उनमें इंसानी ज़िंदगी के अहम और संजीदा मौज़ूआत भी शामिल नहीं थे। ये सिर्फ़ और सिर्फ तारीख़ी नुक्ता नज़र से अहम थी। इसके बाद मैथ्यू ऑर्नल चौसर की बात करते हैं। चौसर फ्रांसीसी और इतालवी शायरी से मुतासर थे। मैथ्यू ऑर्नल चौसर की अहमियत का इकरार करते हैं। चौसर की अहमियत तारीख़ी जायज़े की वजह से नहीं, बल्कि हकीकी जायज़े का नतीजा है। मैथ्यू ऑर्नल चौसर की बहुत तारीफ़ करते हैं। उनका मानना है कि चौसर ने अपने असलूब बयान में कंटेंट और स्टाइल पर बहुत तवज्जो दी है। ऑर्नल चौसर के असलूब बयान को लिक्विड डिक्शन का नाम देता है। मैथ्यू ऑर्नल के ख्याल में चौसर ने बेहतरीन शायरी की है क्योंकि उसने अपनी शायरी में इंसानी ज़िंदगी और इंसानी फितरत की अक्कासी की है। ताहम मैथ्यू ऑर्नल चौसर को कदीम शुरा की फहरिस्त में नहीं लाते। वो चौसर का दांते से मुआजना करते हैं और नतीजा अक्स करते हैं कि चौसर में कदीम शुरा की तरह संजीदगी की कमी है। इसलिए ऑर्नल चौसर को कदीम शुरा के आला एजाज से महरूम रखते हैं। वो कदीम शुरा का म्यार से कोसों दूर है क्योंकि उसकी शायरी में दांते, मिल्टन और शेक्सपियर जैसे शायरों जैसी संजीदगी नहीं है। मिल्टन और शेक्सपियर। चौसर के बाद ऑर्नल मिल्टन और शेक्सपियर का जिक्र करते हैं। ऑर्नल उन्हें कदीम शुरा की हैसियत से देखते हैं। ड्राइडन और पोप। मैथ्यू ऑर्नल ड्राइडन और पोप को रेस्टोरेशन पीरियड के प्रोज राइटर्स ख्याल करते हैं। तारीखी जायजे के एतबार से ड्राइडन और पोप 18वीं सदी के अजीम शोरा हैं, लेकिन ऑर्नल के बकौल ड्राइडन और पोप अच्छे शायर तो नहीं हैं, अलबत्ता अच्छे नसर नगार ज़रूर हैं। ऑर्नल उन्हें शोरा की हैसियत से नहीं, लेकिन नसर नगारों की हैसियत से क्लासिकी अदीबों में शुमार करते हैं। ड्राइडन और पोप के बाद ऑर्नल ग्रे के बारे में बात करते हैं। ग्रे ने कुछ ज़्यादा नहीं लिखा, लेकिन जो उन्होंने लिखा है शायरी में आला मकाम रखता है। ऑर्नल के मुताबिक ग्रे का शुमार क्लासिकी शायरों में होता है। रॉबर्ट बर्न्स। उसके बाद ऑर्नल 18वीं सदी के शायर रॉबर्ट बर्न्स पर अपना तनकीदी जायज़ा पेश करते हैं। ये वो ज़माना था जब शख्सी जायज़ा हकीकी जायज़े पर असरअंदाज होता था। ऑर्नल के मुताबिक रॉबर्ट बर्न्स इंग्लिश की निस्बत स्कॉटिश का अच्छा शायर है। चौसर की तरह ऑर्नल बर्न्स को भी क्लासिकी नहीं मानता क्योंकि उसकी शायरी संजीदा नहीं। वो बर्न्स का चौसर से मुआजना करता है और इस नतीजे पर पहुंचता है कि बर्न्स का अंदाज़ बयान चौसर की निस्बत ज़्यादा गहरा है, ज़्यादा डीप है। हकीकी जायज़े के मुताबिक बर्न्स में संजीदगी तो नहीं, लेकिन उसकी शायरी में सच्चाई और अंदाज़े बयान पर शक नहीं किया जा सकता। ग्रे को वो क्लासिक मानता है, लेकिन बर्न्स को चौसर से कम ख्याल करता है।
मैथ्यू ऑर्नल के मुताबिक अगरचे उनकी शायरी में सच्चाई और शायराना बसीरत पाई जाती है, उनके कंटेंट में संजीदगी की कमी है। बायरन, शैले एंड वर्ड्सवर्थ। इसके बाद मैथ्यू ऑर्नल बायरन, शैले और वर्ड्सवर्थ के बारे में बात करते हैं, लेकिन उनकी शायरी के हवाले से कुछ नहीं कहते। मैथ्यू ऑर्नल समझते हैं कि इन शायरों के बारे में उनकी राय शख्सी जायजे का नतीजा है, क्योंकि ये शायर कदीम शुरा की निस्बत करीब करीब मुसन्नफ़ के ज़माने से ताल्लुक़ रखते हैं, और इसलिए भी कि इन शायरों की शायरी पर्सनल नेचर की हामिल है। प्रेजर्वेशन ऑफ द क्लासिक्स। मैथ्यू ऑर्नल के मुताबिक कदीम शायरों यानी क्लासिक्स जो हैं, उन्होंने ज़माने की सख्तियों को झीला है और अपनी पायदारी का लोहा मनवाया है, अपनी पायदारी का सबूत पेश किया है। इसलिए किसी भी किस्म के अदब का क्लासिकी अदब किसी भी किस्म का अदब हो, उसका क्लासिकी अदब से मुवाजना करना चाहिए, लेकिन ऐसा अदब जो है वो क्लासिकी अदब जैसा नहीं हो सकता। पायदार शायरी की ये सलाहियत इंसानी फितरत की पायदारी का नतीजा है, यानी जो क्लासिक्स हैं उनकी शायरी पायदार है, जिस तरह से इंसानी फितरत पायदार है। इंसानी फितरत तब्दील नहीं होती है, इंसान के इमोशंस फीलिंग्स एक जैसी रहती हैं। मैथ्यू ऑर्नल के मुताबिक इंसानी फितरत मुख्तलिफ वक्तों और ज़मानों में एक जैसी रहती है, और चूंकि कदीम शोरा यानी क्लासिक्स इंसान के दुखों, जज्बात और फितरत जैसे मौज़ूआत पर रोशनी डालते हैं, जब तक वो अपने कारी के ऐसे ही जज्बात और ख्यालात की अक्कासी करते हैं, वो अपने कारी की दिलो दिमाग में ज़िंदा रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।